Hello, bachcho. Welcome back to your SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So, student, मैं आपके एसएसटी के टीचर फिर से आपको यहाँ पर एसएसटी क्लास में लेकर के आई हूँ कुछ रोचक तथ्य पढ़ाने के लिए। तो बच्चों, आज हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारा पार्ट 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, यानी कि आर चेंजिंग अर्थ। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, परिचय से शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी जैसी आज है, पहले वैसी नहीं थी। यह गतिशील ग्रह है, अतः हमारी पृथ्वी पर सब कुछ पल पल में बदल रहा है। आइए पाठ पढ़कर इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आइए इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है वह बदल रही है। तो बच्चों, वे स्थलाकृतियां जिन्हें हम आज देखते हैं, उनमें बाह्य कारकों जैसे गर्मी, ठंडी, बहता जल, बहती बर्फ, पवनों, लहरों तथा पौधों एवं पेड़ों के कारण धीमे परंतु सतत परिवर्तन हुए हैं। भारत के पश्चिमी भाग के अरावली, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत किसी समय हिमालय एवं आल्प्स के ही समान ऊंचे थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान बाहरी कारकों के क्रियाकलापों द्वारा वे वर्तमान समय में उनकी अपेक्षा कम ऊंचाई के हो गए हैं। ठीक है, अब पहले वो क्या थे? बहुत ऊंचे थे, लेकिन अब उनकी ऊंचाई क्या हो गई है बच्चों? कम हो गई है। क्यों हो गई है? जो ये बाहरी क्रियाकलाप है सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके कारण हुई है। दूसरी ओर गंगा घाटी के किसी समय एक विशाल गड्ढा थी। गंगा घाटी क्या थी? किसी समय पर एक बहुत बड़ा गड्ढा थी। इसे नदियों द्वारा लाए गए सिल्ट, चिकनी मिट्टी इत्यादि द्वारा भर दिया गया है। ऐसे परिवर्तन तब से होते आए हैं जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, तथा आज भी यह जारी है। तब से हो रहे बच्चों ये परिवर्तन जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, और अभी भी होते ही जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है वह परिवर्तन। तो बच्चों, अपक्षय एवं अपर्दन, ठीक है, वेदरिंग एंड इरोशन। तो बच्चों, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। अपक्षय मतलब टूट फूट, ठीक है। तो वह अपर्दन से अलग है, क्योंकि इसमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। अब क्या है? ये कहते हैं कि बच्चों, जो अपर्दन से ये क्या है, एकदम अलग होती है। क्या? अपक्षय अपर्दन से बिल्कुल अलग होती है। कैसे अलग होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, टूटने से जो निर्मित है भू पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण या परिवहन बिल्कुल भी नहीं होता है। अपना क्षेत्र अपनी जगह नहीं बदलता है बच्चों। अपक्षय में चट्टानी पदार्थ का स्थानांतरण शामिल नहीं है। अपक्षय द्वारा टूटा हुआ एवं मुक्त चट्टानी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ढलानों से नीचे की ओर गति करता है। मतलब जो अपक्षय होते, अपक्षय से जो टूटा हुआ और या फिर मुक्त चट्टानी पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या होता है, जो ढलान होते, ढलान से नीचे की ओर को क्या करता है बच्चों? गति करता है। यह द्रव्यमान संचलन कहलाता है। भूस्खलन इस प्रकार की गतियों का एक सामान्य उदाहरण है। भूस्खलन क्या है? इस प्रकार की जो गति होती है उनका क्या है? एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। कभी कभी अपक्षयित चट्टानी पदार्थ बहते जल में बहती बर्फ एवं पवन जैसे प्राकृतिक कारणों से लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं, बहा लिए जाते हैं। ऐसी चट्टानी खंड उन क्षेत्रों की चट्टानों से रगड़ते जाते हैं, घिसते हुए जाते हैं, जिनसे ये होकर गुजरते, जिनसे भी ये गुजरते उनसे रगड़ खाते हुए आगे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में टूटे हुए चट्टानी खंड से जिनसे ये रगड़ते हैं, दोनों ही टूटते हैं। जिनसे रगड़ते हैं वो भी टूटते हैं, और जो रगड़ रहे हैं वो भी टूटते हैं। तो बच्चों, चट्टानों के टूटने एवं इनके गति के करने के संकलित क्रियाकलापों को अपर्दन कहते हैं। अब जो उनकी गति होती है और गति, चट्टानों के जो टूटना है या फिर उनकी जो गति, उनको क्या कहते हैं बच्चों? इनके क्रियाकलापों को अपर्दन कहते हैं। तो बच्चों, अपक्षय की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होती है जहां नमी तथा तापमान उच्च होता है, जहां पर नमी कम होती है और तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है। अपर्दन की प्रक्रिया ढलानी क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होती है। जो अपर्दन की प्रक्रिया है, जो ढलानी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा होती है वहां पर, ठीक है। जहां सभी चट्टानों का अपक्षय एवं अपर्दन समान नहीं होता, अलग अलग होता है बच्चों। शैल एवं चूना पत्थर जैसे कुछ चट्टाने बालू पत्थर जैसे चट्टानों की तुलना में आसानी से टूट जाती है। जो बालू पत्थर है वो थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, लेकिन जो चूना पत्थर हो गई और
शैल हो गए, ये क्या कुछ चट्टानें बालू पत्थर जैसी चट्टानों की अपेक्षा में क्या होता है बच्चों, आसानी से इजीली टूट जाते हैं। तो पौधे अपर्दन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। जो पौधे वो क्या करते हैं, अपर्दन यानी कि मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। तो ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उनकी जो प्रक्रिया है अपर्दन की वह धीमी होती है, क्योंकि उनकी जड़ें मुक्त चट्टानी कणों को बांध कर रखती है। जो मुक्त जो खुली हुई चट्टानी कण है उनको आप में बाइंड करके रखती हैं तथा उन्हें गति करने से रोकती हैं, मूव करने से भी। पौधे पवन एवं बहते जल में भी रुकावट का कार्य करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जब पवन में या फिर बहते जल में भी जो उनकी स्पीड होती है उसको कम कर देते हैं, स्लो डाउन। तो अतः जब फसलें उगाने या कस्बों एवं शहरों के लिए वनों को काटा जाता है तो अपर्दन की दर में वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए बच्चों जब भी पेड़ पौधों को काटा जाता है किसी शहर को बसाने के लिए, खेती करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, तो क्या होता है बच्चों, जो अपर्दन है उसकी दर में वृद्धि होती है। अनाच्छादन क्या है बच्चों, तो अपक्षय द्रव्यमान संचालन एवं अपर्दन के कारण बुनियादी चट्टानों का अनावृत होना अनाच्छादन कहलाता है। अनाच्छादन का कारण उच्चावचों का सामान्य रूप से कम होना है। तो अनाच्छादन के कुछ जो वाहक होते हैं उनको समझ लेते हैं। वेक्टर ऑफ डिनुंडेशन, तो पहला क्या है, बहता हुआ हिमानी या हिम नदी, पवन या वायु, समुद्री लहरें, ये बहता हुआ जल होगा बच्चों। तो बच्चों इससे क्या होता है, एक है अनाच्छादन के कारण इनसे अनाच्छादन होता है। तो बहता हुआ जल किस प्रकार अनाच्छादन को परिणाम देता है बच्चों, बहता हुआ जल या प्रवाही जल अनाच्छादन का सबसे प्रभावी कारक होता है। सबसे जो एकदम ज्यादा इफेक्टिव जो रीजन है वो होता है। तो बहता हुआ जल या नदियां शैलों को क्या करती हैं बच्चों, शीघ्रता से जोड़ती हैं और उन्हें अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। नदियां प्राय पर्वतीय क्षेत्र या पठारों से निकलती हैं, वे मैदानों से बहती हुई अंततः सागरों या महासागरों में गिरती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तेज ढलान के कारण नदियों की गति बहुत तेज होती है ना। पहाड़ियों से नीचे की ओर बहने के दौरान नदियां सहायक नदियों अर्थात ट्रिब्यूटरी जो होती है उनकी अर्थात अन्य जलधाराओं से जुड़ जाती हैं। इन सभी से मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण होता है बच्चों। क्या होता है, इन सभी से ट्रिब्यूटरीज और जो नदी और सब मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एक नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। वह स्थल जो क्षेत्र जो नदी और उसके सहायक नदियों द्वारा बनाया जाता है नदी द्रोणी कहलाता है। यानी कि जो नदी और सहायक नदी द्वारा बनाया गया वह स्थल क्षेत्र जो कि एक ऐसी वी शेप आकृति लेता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, नदी द्रोणी कहते हैं। अब अगला देखिए, हिमानी या हिम नदी क्या होता है। तो हिमानी हिम की नदी है, यानी कि बर्फ से भरी हुई नदी। इसका निर्माण हिम रेखा के ऊपर हिम के एकत्रित होने से होता है। हिम रेखा से तात्पर्य है ऊंचाई पर स्थित उस काल्पनिक रेखा से है जिसके ऊपर हमेशा क्या होता है, बर्फ रहती है, जिसके ऊपर हिम सदैव जमी रहती है। दूसरे शब्दों में हिम रेखा हिमानी की निचली सीमा का निर्धारण करती है। जो हिमानी है, हिम रेखा क्या है, हिमानी की जो निचली रेखा है उसका निर्धारण करती है। पर्वतों पर बर्फ की फिसलने वाली विशाल चट्टान को क्या कहते हैं बच्चों, हिमनद कहते हैं। ठीक है, जो फिसलने वाले जो ग्लेशियर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिमनद। हिमनद ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ से ढके शिखरों पर जन्म देती है। बर्फ से ढके शिखरों पर क्या कहती है, जन्म देती है हिमनद। ठीक है, फिसलने वाला हिमनद आच्छादन का कार्य करता है। पर्वतों पर यह यू आकार की घाटी यानी कि हिमगह्वर तथा उरेत या तीक्ष्ण कटक बनता है। हिमनद के अवसाद के कारण निक्षेपित वस्तुओं का जो ढेर लग जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हिमोड़ या मरेने कहा जाता है, जो इकट्ठा करके ले आती है अपने साथ। ठीक है, आगे देखिए, पवन या वायु। पवन या वायु में क्या है, मरुस्थल तथा अधर्त मरुस्थलों में जहां पवन निर्बाध रूप से बहती है वहां पवन हिमाच्छादित या आर्द्र क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है, ज्यादा एक्टिव होती है। मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थलों में वहां पर क्या होता है बच्चों, पवन निर्बाध रूप से बनती है, स्वतंत्र रूप से। और पवन क्या है, हिमाच्छादित तथा आर्द्र क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत तेजी से चलती है बच्चों। यह शैलों का अपर्दन तथा ढीले असंगठित पदार्थ जो कि रेत या फिर धूल होते हैं का परिवहन भी करती है, अपने साथ बवंडर के रूप में बहाते हुए लेकर आती है। किंतु इसकी कठोर शैलों का अपर्दन करने की क्षमता
क्या होती है बच्चों, कम यानी कि सीमित होती है। इसीलिए पवन का निक्षेपात्मक कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब पवन 3 प्रकार से शैलों का अपरदन करती है। अपघर्षण, संघर्षण तथा अपवाहन, ये 3 प्रकार जिनसे क्या करती है, पवन करती है शैलों का विघटन यानी कि उनका अपरदन करती है। अपघर्षण का अर्थ है घिसना यानी कि घिस जाना, रगड़ लग के। संघर्षण का अर्थ है शैलों के परस्पर टकराने से, टूट फूट हो जाने से। तथा अपवाहन का अर्थ है उड़ाना। पवन मरुस्थलों में रेत को के मोटे कणों को और चट्टानों के टुकड़ों को 7 प्रहार करके शैलों को खंड खंड कर डालती है। इसी निक्षेप में बालू का स्तूप या लोयस के मैदानों का निर्माण होता है। एक जगह से उठाकर टीलों को दूसरी जगह जाती है रेतीली गर्म जो हवाएं होती हैं वो। अब आगे देखिए बच्चों क्या है, समुद्री लहरें किस प्रकार यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सागरों तथा महासागरों में पवन द्वारा लहरें विकसित होती हैं। ये लहरें तट रेखा के निकट अपनी शक्ति का क्या करती है बच्चों, विस्तार करती है तथा तटीय क्षेत्रों को अपरदित, स्थानांतरित तथा निक्षेपित करती हैं। इससे अनेक प्रकार की जो आकृतियां हैं वह बनकर उभर कर आती हैं। ठीक है, जो समुद्र यानी कि जो सी स्टेक जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, जो समुद्री भृगु वगैरह होते हैं वो इसी आकृतियों का परिणाम होते हैं। तो बच्चों उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये एक चित्र है जिसमें हिम नदियों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है उनको दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते ये 2 पर्वत है, इन 2 पर्वतों के बीच में जो ये हिम नदी है इसने क्या कर दिया बच्चों, यू आकार की जो आकृति है उसको बना दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, लटकती घाटी है, यानी कि जो ढलान वाली घाटी होती है यहाँ पर उसको लटकती घाटी होती है। अब क्या है, ये उरेत या फिर तीक्ष्ण कटक होते हैं, यानी कि जो जिनमें कट लगा हुआ होता है। और ये क्या है, टॉप, जो टॉप होता है उसे बोलते हैं शंकु। और ये क्या है बच्चों, टार्न है, लघु झीलें जो पहाड़ों के अंदर छोटी छोटी फॉर्म में जो जमी हुई होती हैं उन्हें लघु झीलें कहते हैं। और ये हिमकुहर होते हैं। ठीक है, जो एक तरीके से किसमें होते हैं बच्चों, जो झील जैसे होते हैं। और ये हिमकुहर द्रोणी, ये द्रोणी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। और उससे पहले आगे जाने से पहले हम जानते हैं एक इस बॉक्स में लिखी हुई जानकारी को। तो बच्चों नदियां और धाराएं हिम नदियों से शुरू होकर घाटियों, पठारों तथा पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और मैदानों में बहती हुई अनंत समुद्र में गिरती हैं। वे स्थलाकृतियों का निर्माण, घाटी मार्गों की रचना तथा घाटियों को चौड़ा करती हैं। जितना वो बहेंगी, जितना कटाव करेंगे उतना उनका मार्ग बच्चों क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। तथा डेल्टाओं या खड़ी ढाल वाले विशाल जल प्रपातों का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आच्छादन के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डेनुरेशन। तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक साधनों एवं प्रक्रमों द्वारा आच्छादन की प्रक्रिया सदियों से जारी है। अभी से प्रक्रिया नहीं चल रही है बच्चों, जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है तब से यह चलती जा रही है। देखिए बच्चों, प्राकृतिक साधनों से होने वाले अपक्षय तथा अपरदन की क्रिया के मिश्रित परिणाम होते हैं, मिले जुले परिणाम क्या है। जबकि मानवीय क्रियाओं जैसे कि वन विनाश हो गया, दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों, बड़े बांधों के निर्माण, पर्वतों में सड़कें बनाना, अतिशय पशुचारण करने, इमारतें बनाने आदि के पर्यावरण पर अनेक दुष्परिणाम पड़ते हैं। क्योंकि बच्चों ये अपने चीजें बनाने के लिए पर्यावरण का दोहन किया जाता है इनमें। ठीक है, बांध बनाना, दोषपूर्ण जो कृति है वो करना, यानी कि फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करना, वनों की कटाई करना यानी कि वनों का विनाश करना खेती है जमीन के लिए या फिर रेजिडेंस के लिए, सड़कें बनाना, पर्वतों को काटना, ठीक है, बहुत ज्यादा पशुचारण करना, वनस्पति नष्ट करना, ये सब चीजें क्या है बच्चों, अनेक दुष्परिणाम पड़ते हैं इन सबके प्रकृति पर, पर्यावरण पर। इनसे केवल भूमि का अपरदन ही नहीं होता अपितु भयंकर दुष्परिणाम भी होते हैं जो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं बच्चों। जो हमारे जो एक सर्कल, एक चेन है अर्थ के अंदर संतुलन का, उसको डिसमिस कर देते, बिगाड़ देते हैं। इससे पर्यावरण विघटन होता है तथा जैविक विविधता का ह्रास होता है, यानी कि जो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं उन प्रजातियों में बहुत सारी विविधताओं का क्या होता है बच्चों, स्पीशीज, यानी कि जो प्रजातियां वो नष्ट हो जाती हैं। यही नहीं, इन क्रियाओं से जीवों का अस्तित्व भी संकटपूर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, किस प्रकार से यहाँ पर मृदा का कटाव हुआ है।
मृदा के कटाव क्या होते हैं, भूमि के क्षरण यानी कि मृदा मिट्टी के कटाव में क्या करती है, बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। इसीलिए क्या होता है बच्चों, हमें पेड़ों का सहारा लेना चाहिए, वन आच्छादित नहीं करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, मृदा निर्माण यानी कि सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनती है। तो अपक्षय एवं अपर्दन के सभी कारकों के कार्य करने के पश्चात संभवतः हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है मृदा निर्माण है। ठीक है, हम पौधे व वृक्ष लगाने के लिए मृदा पर निर्भर है, मिट्टी में ही पर निर्भर है बच्चों, पेड़ पौधे लगाने के लिए, खेती करने के लिए। तो मृदा की व्याख्या पृथ्वी की सतह पर उपस्थित औसत ढीले पदार्थ के रूप में की जा सकती है। मतलब वो पृथ्वी में उपलब्ध वह ढीला पदार्थ है मृदा, जिसमें उत्कृष्ट चट्टानी कण एवं कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। मृदा का निर्माण धीमी गति से होता है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत के निर्माण में क्या बच्चों, सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, बहुत सारे टाइम लग सकते हैं अलग अलग तरीके की मृदा का निर्माण होने में। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये कंक्रीट से यहाँ ढलते ढलते समय बीतता गया, वैसे उस तरीके से यहाँ पर आगे और अलग तरीके की मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मृदा निर्माण का प्रथम चरण अपक्षय है। मृदा निर्माण का प्रथम चरण क्या है बच्चों, अपक्षय होता है। अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, जब तक कि वे उत्कृष्ट चूर्ण नहीं बन जाती। अपर्दन के कारण भी चट्टानी कण लाए जाते हैं तथा एक स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं। जीवित एवं मृत जीवधारियों से व्युत्पन्न कार्बनिक पदार्थों में चट्टानी पदार्थ मिश्रित हो जाता है। क्या होता है बच्चों, जो जीवित या मृत जीवधारियों के जो अवशेष होते हैं उनमें से जो कार्बनिक पदार्थ में क्या मिल जाता है, चट्टानी पदार्थ जो है वो मिक्स हो जाता है। तो उससे क्या बन जाता है बच्चों, उससे बनता है ह्यूमस, एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि इनके दोनों के मिश्रण से ही बनता है, जो मृदा में आंशिक अपघटित पौधों व जानवरों के अवशेषों से बनता है। यह मृदा को उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर वर्क करता है, उनको और उपजाऊ बनाता है। अब देखिए मृदा अपर्दन क्या होता है, सॉइल इरोशन। तो बच्चों, मृदा के सूक्ष्म कणों का निष्कासन मृदा अपर्दन कहलाता है, मतलब मिट्टी का कटाव मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य भागों में भी एक गंभीर समस्या है बच्चों। ठीक है, और मृदा अपर्दन के मुख्य निम्नलिखित क्या है कारण है, कौन कौन से कारण है बच्चों, पवन, बहुत तीव्र जो बहाव होता है पवन का, मृदा का कटाव होता है। बहता हुआ जल भी क्या होता है, मिट्टी को काट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वनों का काटना, वनों की कटाई से क्या होता है, जो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखते हैं वो उनकी पकड़ छूट जाती है और मिट्टी का कटाव शुरू होता है। अवैज्ञानिक ढंग से जो खेती होती है उसमें भी क्या होता है बच्चों, हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, उसका कटाव होता है। तो चारागाहों में अति पशुचारण के फलस्वरूप भारत में मृदा अपरदन की दर बहुत अधिक है। ज्यादा से ज्यादा जो पशुचारण करते हैं लोग, उससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, क्योंकि बहुत सारे जो चरी उगाई जाती है उसमें, जिससे क्या होता है, उससे गुणवत्ता मिट्टी की कम हो जाती है। मृदा अपरदन विकास के मार्ग में बड़ी भयावह विपत्तियां डालता है। जो विकास है हमारा, उसके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी जो कठिनाइयां उनको डालता है। आगे देखिए बच्चों, मृदा संरक्षण। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, तो संरक्षण का अर्थ किसी वस्तु को नष्ट होने से क्या है, बचाना है, सेव करना है, ताकि पीढ़ियां इसका उपयोग कर सके। जिस मृदा का निर्माण होने में हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, यदि इसका संरक्षण ना किया जाए तो यह कुछ ही वर्षों में क्या हो सकती है बच्चों, नष्ट हो सकती है। आप जानते हैं कि पौधों एवं वृक्षों की जड़ें मृदा को क्या करती है बच्चों, बांध कर रखती हैं तथा पवन व जल द्वारा इसका अपरदन होने से क्या करती है बच्चों, रोकती हैं। जब हम अत्यधिक वृक्ष काटते हैं या अपने मवेशियों को अत्यधिक चराते हैं तो हम वनस्पति नष्ट करते हैं, यानी कि वनस्पति का दोहन करते हैं। अतः हम पवन व जल के क्रियाकलापों के लिए भी भूमि को खुला छोड़ देते हैं, वो भी कटा ले जाती है, मिट्टी को उड़ा ले जाती है तथा मृदा अपरदन के खतरे को बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, इसके बाद मृदा संरक्षण का विषय अब संपूर्ण विश्व में क्या बन गया, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, उर्वरक भूमि को अतिरिक्त चारण से सुरक्षित करने के लिए बेकार जो भूमियां हैं, भूमि पर
चारागाहों का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो बंजर जमीन है वहां पर चारागाह बनाए जा रहे हैं, उपजाऊ भूमि को बर्बाद ना करे। ठीक है, अत्यधिक वृक्षों काटन को रोकने का भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे जो वनों की कटाई उनको भी रोकने का प्रयास किया, परंतु वृक्षों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए काटे जाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए उनके स्थान पर क्या बच्चों, नए पौधे का रोपण यानी कि नए पौधे लगाए जाना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, इस पाठ के बाद अब इस कुछ मुख्य जो बिंदु है पाठ के बारे में उनको पढ़ लेते हैं। तो आइए दोहराएं। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। चट्टानों के टूटने एवं उनकी गति के संकलित क्रियाकलापों को अपर्दन कहते हैं बच्चों। बहता हुआ जल या प्रवाही जल अनाच्छादन का सबसे प्रभावी कारक है। हिमानी का निर्माण हिम रेखा के ऊपर हिम को एकत्रित करने से होता है। पवन 3 प्रकार से शैलों का अपर्दन करती है, अपघर्षण, सन्निघर्षण तथा अपवहन। मृदा निर्माण का प्रथम चरण क्या है बच्चों, अपक्षय है। मृदा के सूक्ष्म कणों का निष्कासन मृदा का अपर्दन कहलाता है बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा, किस प्रकार हमारी मृदा बहुत जरूरी है, किसको और कौन कौन चीजों से नष्ट करती है, कौन कौन चीजों से हम नष्ट होने से बचा सकते हैं, सबके बारे में उम्मीद करती हूँ आपने जरूर समझा होगा। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।